आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, राशन कार्ड से जुड़ा ये काम जल्द निपटा ले वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन। राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी मदद से राशन कार्ड धारकों को राशन मिलता है। वही कोरोना काल में सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। लेकिन राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, दरअसल राशन कार्ड को समय समय पर अपडेट करना जरूरी नहीं तो ये यहाँ पर सुविधाओं से आप वंचित हो सकते हैं। दरअसल राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करना जरूरी है। अगर आप ऐसे करने में यहाँ पर असफल रहते हैं तो आपका राशन यहाँ पर बंद हो सकता है, यानी आपको राशन नहीं मिलेगा। यही नहीं, आपका जो राशन कार्ड है वो भी रद्द हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 3 दिन तक खाते से पैसे निकालने और जमा कराने में होगी परेशानी। अगर आप भी बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल बैंक के मुताबिक तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते यहाँ पर 21 जनवरी से 24 जनवरी तक बैंक ऑफ इंडिया का कामकाज जो है वो प्रभावित रहेगा। वही ऑनलाइन सेवाओं को निर्बाध और हर समय जारी रखने के लिए बैंक को अपना जो सिस्टम है उसे अपग्रेड करना पड़ता है। इसी वजह से बैंक अपनी कुछ सेवाओं को बंद यहाँ पर रखते हैं। अगर आप भी बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो 3 दिनों को याद रखें, जरूरी काम पहले निपटा ले। 21 से 24 जनवरी तक बैंक माइग्रेशन का काम यहाँ पर करेगा, इसके चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेगी। वही दिनों में यहाँ पर इन 3 दिनों में आपको बैंक से जुड़े कई जो आपके काम है वो प्रभावित हो सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए टेक्निकल सिस्टम को अपग्रेड किया जाना है। इसे देखते हुए 21 जनवरी से 24 जनवरी सुबह तक यहाँ पर माइग्रेशन का काम यहाँ पर चलेगा। इससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। हालांकि बैंक के जरूरी काम चलते रहेंगे, ग्राहक पहले की तरह यहाँ पर जरूरी सेवाओं का लाभ उठाते रहेंगे। वही बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इन 3 दिनों के दौरान एटीएम, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और इसके अलावा आईएमपीएस और आईवीआर के जरिए ग्राहक डिजिटल बैंकिंग की सुविधा लेते रहेंगे। ये काम यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा है, हर ग्राहक इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। वैसे माइग्रेशन का काम 21 जनवरी रात से शुरू होना है, इसलिए यहाँ पर जो दिन का काम है उस पर कोई असर नहीं होगा। वही रात में ट्रांजेक्शन दिन की तुलना में कम होते हैं, जिससे बैंकिंग सेवाओं का असर यहाँ पर कम रहेगा। वही बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक ब्रांच में होने वाले काम प्रभावित रह सकते हैं, क्योंकि माइग्रेशन का असर बैंक में होने वाले एनईएफटी या फिर आरटीजीएस पर देखा जा सकता है। बैंक ने कहा है कि बैंक की ब्रांच होने वाले यहाँ पर आउटवर्ड और एनईएफटी और इसके अलावा आरटीजीएस और दूसरे जो यहाँ पर चैनल रिक्वायर है उसका काम यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप 21 से 24 जनवरी तक ब्रांच में इन सेवाओं की सुविधा नहीं ले पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार बोर्ड परीक्षा से पहले हर स्टूडेंट्स को लगेगी कोरोना वैक्सीन, 26 जनवरी है डेडलाइन। बिहार बोर्ड परीक्षा शुरू होने में अभी कुछ दिनों का समय बाकी है। वही 1 फरवरी 2022 से बिहार बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बीच परीक्षा कराना चुनौती है। ऐसी परिस्थितियों में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम यहाँ पर फैसला लिया। दरअसल बिहार सरकार के निर्देश अनुसार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बिहार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को यहाँ पर कोरोना वैक्सीन देने का निर्णय यहाँ पर लिया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 26 जनवरी 2022 की तारीख यहाँ पर फिक्स की है। 26 जनवरी तक यहाँ पर निर्धारित यहाँ पर डेडलाइन दी है। वही बिहार में 15 से 18 वर्ष की उम्र के सभी बोर्ड स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द वैक्सीन देने के संबंध में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया है। वही सिविल सर्जन ने भी यहाँ पर सभी को पत्र भेज दिए है। उन्होंने निर्देश दिया है कि वे टास्क फोर्स बनाकर टारगेट ग्रुप को कोविड वैक्सीन दे, यह उनकी प्राथमिकता होगी। वही बिहार स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रय अमित ने यहाँ पर कहा है कि 15 से 18 वर्ष तक के यहाँ पर टीनेजर्स वैक्सीन मतलब बच्चों को यहाँ पर वैक्सीन देने की मुहिम पूरे राज्य में यहाँ पर चलाई जा रही है। वही अगले महीने होने जा रहे बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 व अन्य बोर्ड एग्जाम्स में बड़ी संख्या में स्टूडेंट शामिल होने की संभावना है। इसलिए 15 वर्ष या फिर उससे ऊपर के सभी छात्रों को यहाँ पर 26 जनवरी से पहले कोरोना वैक्सीन देना हमारा लक्ष्य है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेंशनर्स के लिए सरकार ने बनाया है पोर्टल, अब पेंशन से जुड़ी शिकायतें जड़ से होगी दूर। पेंशन पाने वाले लोगों के लिए काम की खबर निकल कर आए। दरअसल अब आपको पेंशन से जुड़ी समस्याओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निवारण के लिए सरकार ने खास ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर तैयार किया है। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नए पोर्टल का यहाँ पर ऐलान किया है। इस खास पोर्टल का नाम रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल है, जिसके जरिए पूर्व सैनिक अपनी शिकायतें सीधे पूर्व सेनानी कल्याण विभाग में दर्ज यहाँ पर करा सकते हैं। वही राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा है कि मुझे रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल बनाने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस पोर्टल का उद्देश्य यहाँ पर जो भी यहाँ पर पारिवारिक पेंशन वाले व्यक्ति है उनसे जुड़ी शिकायतों और उनके यहाँ पर आश्रितों की शिकायतों का निवारण करना है। ये पोर्टल वर्तमान और भविष्य में सभी पेंशन भोगियों की मदद करेगा। इतना ही नहीं, इस पोर्टल की मदद से पेंशन भोगियों के आश्रितों की शिकायतों का भी यहाँ पर निवारण किया जा सकता है, यानी कि शिकायतों का निवारण यहाँ पर किया जाएगा। वही रक्षा मंत्री ने बताया कि इस खास पहल से कोई भी यहाँ पर
यहाँ पर इस खास पहल से कोई भी यहाँ पर पूर्व सैनिक इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए इसके पूर्व सैनिकों को अपने मोबाइल नंबर खुद को इस पोर्टल से रजिस्टर यहाँ पर करना होंगे। इसके लिए सबसे पहले इस पोर्टल पर विजिट करें, यहाँ मांगी गई जानकारी को सही भरें। अब अपने मोबाइल नंबर से खुद को इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद मोबाइल पर OTP आएगा। अब अपनी OTP यहाँ दर्ज करें, इसके बाद ईमेल रजिस्टर करें, फिर आप इस पोर्टल से जुड़ जाएंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार PM किसान योजना की बढ़ा सकती है रकम, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। महामारी के बीच आगामी बजट 2022 में सरकार का पूरा जोर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक पर यहाँ पर रहेगा। इसमें विशेष तौर पर ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर सरकार का फोकस यहाँ पर रहेगा। इसी के तहत सरकार बजट 2022 में किसानों की बेहतरी के लिए कई घोषणा यहाँ पर कर सकती है। इसमें यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना की जो रकम है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार कर सकती है। दरअसल कृषि क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि PM किसान के तहत राशि जो है वो बढ़ाकर 6,000 रुपये से ज्यादा करने से न केवल यहाँ पर किसान को राहत मिलेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। यानी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। वही कृषि ही एक ऐसा यहाँ पर क्षेत्र है जिस पर महामारी का ज्यादा असर यहाँ पर नहीं रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि PM किसान के अलावा सरकार इस बजट में यहाँ पर किसानों के लिए कई अन्य राहतों की घोषणा भी यहाँ पर कर सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोवैक्सीन को 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अभी मंजूरी नहीं, सुरक्षा और असर को लेकर निश्चित होना चाहता है DCGI। भारत के ड्रग रेगुलेटर यानी औषधि महानियंत्रण कुछ शर्तों के साथ 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए पहले मंजूरी दे चुका है, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसकी इजाजत यहाँ पर नहीं दी गई है। दरअसल DCGI के टीके की सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर अन्य कई पहलुओं के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित यहाँ पर DCGI होना चाहता है। यही कारण है कि अभी 12 साल से कम आयु के बच्चों के लिए टीके को मंजूरी यहाँ पर नहीं दी गई है। कुल मिलाकर 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन के लिए अभी यहाँ पर इंतजार करना होगा। वही मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने यहाँ पर कहा है कि सुरक्षा डेटा सबसे महत्वपूर्ण है और नियामक को डेटा के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। उन्होंने बताया कि नियामक को 12 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चों में सुरक्षा और अन्य संबंधित डेटा यहाँ पर मिला था, जिसके बाद इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस विशेष आयु वर्ग यानी 12 से कम के बच्चों में अंग विकसित हो रहे हैं और उस पर यहाँ पर टीके के प्रभाव पर विचार यहाँ पर किया जाना चाहिए। वह नियामक की तरफ से वयस्कों की तुलना में बच्चों के लिए सुरक्षा डेटा लंबी अवधि के लिए यहाँ पर लिया गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बजट में सरकार MSME सेक्टर के लिए कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान, संकट में फंसे क्षेत्र को राहत देने की है कोशिश। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का बजट पेश करेगी। ये मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल का चौथा बजट होगा। वही आने वाले बजट को लेकर यहाँ पर तमाम सेक्टर्स अपनी उम्मीदें यहाँ पर लगा कर बैठे, यानी तमाम सेक्टर्स को अपनी उम्मीदें हैं। वही इनमें MSME सेक्टर भी काफी अहम है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बजट में MSME सेक्टर के लिए भी एक राहत पैकेज दे सकती है। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर और कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से सरकार ये राहत पैकेज दे सकती है। दरअसल कोविड-19 की नई लहर के चलते MSME सेक्टर पहले से ज्यादा मुश्किलों में है और अब कोरोना की तीसरी लहर ने काफी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी है। इसकी वजह से पेमेंट साइकिल में रुकावट दिखने लगी है। इसके साथ ही क्रेडिट फ्लो में भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, एक बड़ी परेशानी है। वही कच्चे माल की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आंकड़ों में देखें तो पिछले कुछ महीनों में अलग अलग कैटेगरी के कच्चे माल में 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर हो चुकी है। वह इंडस्ट्री ने भी सरकार से यहाँ पर तुरंत राहत देने की मांग यहाँ पर की है। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी को देखते हुए वित्त मंत्रालय यहाँ पर सेक्टर के लिए राहत पैकेज देने का विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक MSME सेक्टर के लिए स्पेशल क्रेडिट विंडो की शुरुआत भी की जा सकती है, इससे उन्हें तुरंत आर्थिक मदद मिल सके। वह इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा स्कीम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की अवधि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसकी मियाद 1 मार्च 2022 से बढ़ाकर 1 मार्च 2023 तक के लिए किया जा सकता है। वह रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के साथ समीक्षा बैठक की है, उन्हें इस बात के निर्देश जारी किया है कि MSME सेक्टर को राहत दी जाए। इसके साथ ही सरकार को क्रेडिट संबंधित रिपोर्ट्स को यहाँ पर सरकार को सौंपने के लिए बैंकों से कहा गया है। वही सरकार के अंदर कई चीजों पर सरकार अंदर से कई चीजों पर विचार कर रही है। वह MSME सेक्टर को आने वाले बजट में राहत इसमें मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। देश में पिछले 24 घंटों में 2,35,000 से अधिक नए मामले आए सामने, 305 मरीजों की हुई है मौत। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले घटे हैं। वही सोमवार को देर रात तक कोरोना के मामलों की संख्या 2,35,168। इस दौरान 305 लोगों की मौत हुई है। 1,56,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। वही देश में फिलहाल एक्टिव केस यानी कुल यहाँ पर एक्टिव केस जो यहाँ है अभी यहाँ पर 17 लाख के आसपास यहाँ पर है। वही 2 लाख यहाँ पर नए केस कल भी यहाँ पर दर्ज किए थे। 2,58,000 के आसपास नए मामले कल भी यहाँ पर दर्ज किए गए थे।
वही कोरोना पर एक नजर डाले तो यहाँ पर देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या अभी 17,28,000 के आसपास है। वही कुल संक्रमितों का आंकड़ा भारत में 3,76,00,000 पहुंच चुका है। कुल रिकवरी भारत में 3,53,00,000 हो चुकी है। अब तक यहाँ पर कुल मौतें यहाँ पर भारत में 84 लाख के आसपास यहाँ पर हो चुकी है। वही दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 12,000 नए मामले सामने आए हैं। यह लगातार चौथा दिन है जो दिल्ली में यहाँ पर डेली केसों में गिरावट आई है। भाई 13 जनवरी को 28,000 नए केस दर्ज हुए थे, 14 जनवरी को 24,000 और यहाँ पर 16 जनवरी को 18,000 और 17 जनवरी को 12,000 के आसपास मामले दर्ज किए गए हैं। वही दिल्ली में मामलों में लगातार गिरावट यहाँ पर आ रही है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 10,000 केस घटे हैं। मुंबई में 2,000 केसों की कमी आई है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 31,000 नए मामले सामने आए हैं। वही रविवार के मुकाबले ये 10,000 कम है। वही सोमवार को 29,000 लोग डिस्चार्ज भी यहाँ पर हुए हैं। वही कर्नाटक में पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर कम हुआ है। वही पिछले 24 घंटों में 27,156 संक्रमित यहाँ पर पाए गए हैं। 7,827 लोग ठीक हुए हैं, 14 की मौत हुई है। वही कुल 32 लाख यहाँ पर टोटल मामले सामने आ चुके हैं। वही पॉजिटिव रेट यहाँ पर 12.46 हो गया है। वही तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कोरोना के 23,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13,000 से अधिक ठीक भी हुए। वही 20 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक यहाँ पर 29 लाख के आसपास मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में यहाँ पर 16.71% है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 22,000 से अधिक नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 5,000 से अधिक ठीक हुए। 18 लोगों की मौत हुई है। वही कुल यहाँ पर मामलों की संख्या 54 लाख पार हो चुकी है। वही अभी यहाँ पर 1,21,000 के आसपास एक्टिव केस है। सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 33% से ज़्यादा है। वह उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कोरोना के 15,000 मामले आए हैं। वही एक्टिव केसों की संख्या भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रही है। वही राज्य में 1,06,000 के आसपास एक्टिव केस फिलहाल चल रहे हैं। वही गुजरात में पिछले 24 घंटों में 12,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि यहाँ पर बड़े हैं। पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 16.71% है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 9,000 नए मामले सामने आए, 11,000 से अधिक ठीक हुए हैं। मामले यहाँ पर कम हुए हैं पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 9,237 नए मामले सामने आए, 5,000 से अधिक ठीक हुए हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर मामले थोड़े कम हुए हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 9,204 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पर मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 6,970 नए मामले सामने आए, यहाँ मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा पंजाब में 6,500 से अधिक नए मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में 4,574 यहाँ मामलों में कमी आई है। इसके अलावा बिहार में 3,526 लोग यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ पर भी जो नए मामले हैं उनमें गिरावट आई है। झारखंड में भी यहाँ पर नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।